प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास। तो हम लोग जो है वो नंबर सिस्टम एचसीएफ एलसीएम को देख चुके हैं। हम लोग मेंसुरेशन के दोनों पार्ट कर चुके हैं, 2D भी 3D भी, और उसका एक मिसलेनियस वाला पार्ट भी। हम लोग जो है वो ज्योमेट्री के भी दोनों पार्ट कर चुके हैं। बहुत शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों को ज्योमेट्री के अंदर दिया गया था, उसी तरीके का कंटेंट आपको मेंसुरेशन के अंदर दिया गया था। आज जो है वो एक ऐसा चैप्टर आप लोगों के सामने है जिसका वेटेज आप लोग देखेंगे कि रहता है उसका वेटेज अच्छा खासा, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है वो परसेंटेज हो चाहे अर्थमेटिक का कोई सा भी पोर्शन हो उसका वेटेज घटा है। अगर 2025 के एग्जाम्स की बात करूं तो एडवांस का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है मेरे भाई, लेकिन फिर भी हमको सारा करना है। आज हम परसेंटेज करने जा रहे हैं। परसेंटेज के बेहतरीन 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे। चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। उम्मीद है कि आप शानदार तरीके से संभालने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बताइएगा आराम से क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। हाँ, कमेंट हटा दो भाई। क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित पाई चार्ट 1 विभिन्न भारतीय राज्यों से दिल्ली की ओर पलायन करने वाले लोगों को दर्शाता है। पी क्यू आर तीन अलग अलग राज्य हैं। ये तीनों अलग अलग राज्य आप लोगों को दिए हुए हैं। एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। एस जो है वो अन्य राज्यों का संयुक्त समूह है, और बाकी राज्यों को मिला के जो बना हुआ है वो एस बना हुआ है मेरे भाई। पाई चार्ट सेकंड जो है वो विभिन्न आयु समूह एबीसीडी प्रत्येक राज्य के लिए पलायन करने वाले लोगों को दर्शाता है। यदि किसी विशेष राज्य से आने वाले एस से संबंधित लोगों की संख्या 15% और संख्या 24,000 है, यानी एस से किसी विशेष राज्य से 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24,000 दे रखी है। तो मेरे प्यारे दोस्त 1% की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी। तो 100% की वैल्यू, क्या ये एस के टोटल लोग आ जाएंगे? क्या ये एस के टोटल लोग आ जाएंगे? अगर मुझसे पूछा जाए 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, क्या एस के अगर टोटल लोग मुझसे पूछा जाए तो क्या एस के टोटल लोग 1,60,000 हो जाएंगे? अच्छा, एस में टोटल लोग थे कितने, 20%, क्या ये 20% की वैल्यू हो जाएगी? अगर 20% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या ये पूरे लोग हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? अब क्वेश्चन ने कहा है आयु वर्ग बी से संबंधित प्रवास करने वाले लोगों की कुल संख्या क्या है। मुझे ये पता चल गया कि टोटल इतने लोग हैं, लेकिन वो पूछ रहा है ये वाले आयु वाले कितने लोग हैं टोटल में। तो इसका क्या मैं 15% निकाल दूंगा, क्योंकि बी से बी का कितना दे रखा है, 15% दे रखा है। तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप कहेंगे 1.2 लाख हो जाएगा। कितना, 1.2 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। चीजें समझ में आई। सीडीएस 2024 में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, और आसान सा क्वेश्चन आसान से ही तरीके से करेंगे, है ना। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और फिर मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। दो क्रमिक वर्षों में कंपनी के 75 और 50 कर्मचारी विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुए। उनमें से क्रम से 84% और 52% जो है वो पास हुए हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत की औसत दर कितनी है, यानी जो पास हुए हैं उसकी औसत दर आपसे पूछी जा रही है। दोनों को मिला के कितने परसेंट लोग पास हुए हैं वो आपसे ये पूछना। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त? अच्छा, एक बात बताइए, पहली साल में कितने लोग शामिल हुए थे, 75 लोग। दूसरी साल में कितने लोग शामिल हुए थे, 50 लोग। मैंने रेशियो निकाल लिया। मैंने कहा पहले से 3 है, दूसरे से 2। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसे 300 मान लिया, इसे 200 मान। कोई दिक्कत?
उसने कहा है पहले में 84% पास हुए। जब मैं इसका 84% निकालता हूं तो आप कहेंगे पहले से पास होने वाले लोगों की संख्या 252 हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं दूसरे से पास होने वाले लोगों की संख्या, जब मैं इसका 52% निकालूंगा तो 104 हो जाए। अब वो आपसे पूछ रहा है दोनों से कितने परसेंट पास होंगे, तो 252 और 104 356 हो जाएंगे। कितने में से पास हुए हैं, ये 500 में से पास हुए हैं, तो 100 में से कितना पास हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथी आप लोग मुझसे कहने वाले हैं 5 सत्ते 35 होगा, है ना। 5 सत्ते 35 होगा, 5 एकम 5 होगा, 71 सही 1/5% लोग दोनों से पास हो जाए। 71 सही 1/5% लोग जो है वो दोनों से पास हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत समस्या, तो आप कहेंगे भैया जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बार बार नंबर आ रहा है, वो तो बेटा पहले से ही नंबर आता है बार बार, है ना। चलिए, ये एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक दिन में परसेंटेज को करा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है एक डेढ़ घंटे में बेहतरीन 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा सा रिवीजन आपके सामने अच्छे से हो जाएगा। सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है। उसे पता चलता है कि सोमवार को बिक्री रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम हुई थी। 10% मतलब रविवार को अगर 10 हुई थी तो सोमवार को 9 हुई हो। मंगलवार को बिक्री में सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% की वृद्धि हुई, यानी 10 हुई थी तो ये 11 हुई होगी। अगर रविवार को 100 की बिक्री हुई होगी तो मंगलवार को 99 की बिक्री हुई होगी। मंगलवार को बिक्री उसने कितनी दी है, 1485 की आप लोगों को दी है। 99 की वैल्यू 1485 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो रविवार को बिक्री पूछी है, यानी वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा जी 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 निम्मा 99, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, यानी 1500 हो जाएगी। इतनी हो जाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 1500 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। CHSL 2024 में टीयर 1 में आपसे पूछा गया। मैं उम्मीद करूंगा पहले आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, आराम से जानेंगे, और तब मुझे बताने की कोशिश करेंगे भाई साहब, है ना। तब आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। शुरुआत में ही 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। 20% अंडे बेच दिए, यानी 5 से 1 बेच दिया, 4 बचे। अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के 20% अंडे और मिला लेता है। मैंने मान लिया A अंडे उसके पास थे, कुछ मिलाने के बाद जो है उसके पास B अंडे हो गए। अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है, यानी फिर से 5 से 4 रह गए होंगे उस दिन के अंत तक। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। पहला दिन यह हो गया, दूसरे दिन उसने कुछ अंडे मिलाए, अंडे A से B हो गए, फिर शाम तक 20% अंडे बेच दिए, 5 से 4 हो गए। तीसरे दिन फिर से अंडे 20% मिलाए होंगे, यानी A से B हो गए होंगे, फिर 20% बेच दिए होंगे, यानी 5 से 4 हो गए। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी? उसने कहा है शुरुआत में अंडों की संख्या जो थी वो 500 थी, बाद में अंडों की संख्या कितनी होगी बच्चे, अब उसके पास 1024 अंडे बचते हैं। तो निम्न में से वो बी का मान पूछ रहा है कि उसने प्रत्येक दिन शामिल कितने अंडे किए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। देख लें बच्चा, अगर मैं यहां से देखूंगा तो 5 पंजे 25 पंजे 125 चौका 500 होते हैं। 4 चौक 16, 16 से काटेंगे 16 छिक्का 96, 16 चौका 64, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 16 बार, कट गया। अब आप मुझे ये बताइए, ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर, बी की गुणा बी में करेंगे बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा, यानी ए की वैल्यू ये आ चुकी है, बी की वैल्यू ये आ चुकी है।
यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपके पास 2 अंडे थे तो वो बढ़ के 4 हो गए, यानी आपने कितने बढ़ाए? 2 बढ़ाए। किससे बढ़ाए? 2 से बढ़ाए, तो 100 से कितना? यानी कि 100% की आपने वृद्धि की। आपने सुबह के टाइम में जब बढ़ाने की बात हुई तो आपने उसमें 100% अंडे बढ़ाए। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखाना भाई कमेंट। ये क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चों ने दिया था? ये क्वेश्चन का जवाब जो है वो कितने बच्चों ने दिया था? एपी और जीपी करा दीजिए गुरुजी, नायक बैच में नंबर सिस्टम में कुछ दिक्कत हो रही है, करा देंगे, है ना? करा देंगे मेरे भाई, ठीक है। एक शानदार क्वेश्चन था ये, मिली है भाई CHSL 2024 के एक बेहतरीन क्वेश्चन से मिली है मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 224? 224 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। अच्छा, 72% की फ्रैक्शन आप लोग बनाएंगे, 18/25 आएगी, यानी 25 में से वो 18 खर्च कर देता है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर इनकम जो है वो 25 रुपए है तो खर्च कितना कर देता है? 18 रुपए खर्च कर देता है। तो सेविंग कितनी होगी? 25 में से 18 जाएगा तो 7 आ जाएगा। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। इसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। 12 की गुणा कर दीजिए, 12×5 60 को 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है। वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। खर्च में 5% की वृद्धि करता है, 90 आ जाएगा। 300 में से 90 यहां चला गया तो यहां कितना बचा? 210 बचा। अब 7 में कितने की गुणा करूं 210 हो जाए तो ये 30% आ जाएगा। सेविंग में जो वृद्धि आएगी वो 30% आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? यदि रामू पहले वाई बचत करता था, ये सेविंग पहले वाई थी उसकी, और वृद्धि के बाद अब वो एक्स बचत करता है, तो वो आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। यानी वो एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा है कि उसकी बचत जो है वो कितनी बढ़ गई। इसमें से इसे घटाओगे, किससे बढ़ी है? वाई से बढ़ी है, तो 100 से कितना? उसने ये कह के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया। बेसिकली इसका मतलब ये है कि उसकी बचत में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो वो तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि बचत जो बढ़ी है वो 30% बढ़ी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में से यदि 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है, 15% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, शेष का 25% जो है वो घरेलू सामान पर, शेष का 25% जो है वो टैक्स पर, और शेष का 15% जो है वो कपड़ों पर खर्च किया जाता है, तो उसके पास 10,404 रुपए जो है वो शेष बचते हैं। तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए भाई साहब, कुल वेतन क्या? इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। एक तो शेष वाला क्वेश्चन बन रहा होता है, और एक बीच में शेष नहीं लगा होता है, उस टाइप का क्वेश्चन बन रहा होता है। ध्यान से सुनिए। मैंने उसका कुल वेतन रुपए मान लिया, ठीक है। अगर 15% खर्च कर दिया तो 15% मतलब 3/20, 20 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा? 17/20, अभी भी शेष बचा होगा। अगर उसने 25% खर्च कर दिया मतलब 1/4, मतलब 3/4 अभी भी बचा होगा। 25% आयकर के रूप में दे दिया, अभी भी 3/4 बचा होगा। 15% कपड़ों पर खर्च कर दिया, यानी अभी भी 85% बचा होगा। और वो कह रहा है भैया इन सब के बाद उसके पास 10,404 रुपए बचे होते। तो यहां से आपसे एक ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। कटापिटी मचाइए मेरे प्यारे भाई। कटेगा कुछ? काट लेते हैं ना। 3×3 = 9 होगा, 9 एकम 9, एक बचेगा, 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9×5 = 45, 9×6 = 54 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ 17 एकम 17, 17×6 = 102 होंगे, 17×8 = 136 होंगे, 17×4 = 68 हो जाए, है ना। तो आप देखिए 4×4 = 16, 4×4 = 64, 64 दूनी 128, दूनी 256, यानी 25,600 आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 25,600 हो जाएगी, है ना।
एक और क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा इसका, है ना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। फटाफट मुझे बताइए। हाँ, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 4/13 परिवहन पे खर्च करता है। 35% भोजन पे खर्च कर दिया, 4/13 भाग जो है वो परिवहन पे खर्च कर दिया। वह कुछ अन्य खर्चे करता है, लेकिन प्रति माह वो 6300 रुपए बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है। तो आपसे पूछा है उसकी मासिक आय कितनी है। भाई साहब मासिक आय बताइए, बड़ा आसान है। मासिक आय ए मान लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 35% खर्च कर दिया, यानी कि 7/20, 20 में से 7 खर्च कर दिए, तो 13/20 जो है अभी भी बचे होंगे। अगर उसने 4/13 भाग परिवहन पे खर्च कर दिया, 13 में से 4 भाग खर्च कर दिया, तो 9/13 अभी भी बचा होगा। उसने कहा इन दोनों खर्चे के बाद जो राशि बची है उसका 20% है 6300 वाली राशि। 20% मतलब 1/5 है 6300 वाली राशि। ये उसने मेरे प्यारे दोस्त बोला है। काटापीटी मचाइए, 13 से 13 उड़ा दीजिए, 9 से उड़ा दीजिए, 9 सत्ते 63, 700 हो जाएगा। और 20 पंजे 100 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे उसकी टोटल इनकम जो है वो 70,000 हो जाएगी। इतनी 70,000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने था। बताइए क्वेश्चन नंबर 8। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए और जानिए और पहचानिए, मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। दिखाना भाई कमेंट। बताइए 70,000, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राहुल लहकर ऑप्शन नंबर बी दे रहे थे, कहीं गलती की है दोस्त मेरी, है ना। वैष्णवी सोनी, सीता पटेल, विमलेश कुमार झा। जल्दी से बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या हो जाएगा। समझिए, एक पेंसिल की कीमत में इस वर्ष 2 रुपए की वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष में 2 रुपए की वृद्धि हुई थी। यानी 2 रुपए पिछले वर्ष बढ़े थे, 2 रुपए इस वर्ष बढ़े हैं। अब पेंसिल की कीमत पिछले से पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। 30% अधिक का मतलब 3/10 होता है। यानी पिछले से पिछले, यानी कि 2 साल पहले अगर वस्तु की कीमत 10 थी तो अब कितनी होगी, होगी 13 होगी। 10 से 3 बढ़ के कितनी होगी, 13 होगी। यानी कि इन 2 सालों में मेरे हिसाब से कितनी वृद्धि हुई, 3। लेकिन 2 सालों में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है, 4 की। भाई 2 पिछले साल, 2 से पिछले साल, 4 की वृद्धि। क्या एक पार्ट की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है अब पेंसिल की कीमत कितनी है, यानी वो 13 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना, यानी कि 52/3 आएगा। और 52/3 का मतलब 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 होता है। 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन आपको मिल गया है ना। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है भाई। सुधा का खर्च उसकी बचत से 175% अधिक है। क्या 175% की फ्रैक्शन बताओगे। 175% की फ्रैक्शन होती है 7/4। सुधा का खर्च उसकी बचत से 175% अधिक है, यानी बचत अगर 4 है तो खर्च जो है वो 7 ज्यादा है, 11 हो जाएगा। और 11 और 4 मिला के इनकम कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। यदि उसका खर्च 12% कम हो जाता है, खर्च का 12% कम होने का मतलब क्या है, 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 12 एकम यानी 132 रुपए खर्च कम हो जाता है। बचत 40.5% बढ़ जाती है, 40.5% का मतलब 81/2 बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब इसकी गुणा करेंगे तो 81 दूनी 162 रुपए बढ़ जाती है। अगर बचत 162 रुपए बढ़ी है
खर्च जो है वो 132 रुपए कम हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को मिला के आप कहेंगे क्या इनकम जो है वो बढ़ के 30 हो गई होगी। अब मैं 15 में क्या करूं कि बढ़ के 30 हो जाए, तो क्या आप 2 की गुणा करेंगे, यानी कि इनकम कितनी बढ़ गई होगी, तो आप कहेंगे इनकम जो है वो 2% बढ़ गई होगी। इनकम कितने परसेंट बढ़ गई होगी, तो आप कहेंगे इनकम जो है वो 2% आप लोगों की बढ़ गई हो। ये बड़ा खतरनाक सा सवाल था मेरे। क्वेश्चन नंबर 10, पहले आप एक बार खुद पढ़िए इस क्वेश्चन को, है ना, और फिर थोड़ा सा फील लीजिए कि हाँ क्वेश्चन में कैलकुलेशन है क्या। बताइए। ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 25%, 15% और 45% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, वो आपसे ये पूछना चाहिए। अच्छा, मैं इसे मोटा मोटा देखूं तो आप ये कहेंगे 25% यहां कम हुई है, 15% यहां, मोटा मोटा 40% कम हो गई है। वैसे तो 40 से कम ही कम होगी, क्योंकि सक्सेसिव लगाएंगे तो प्लस में जो है वो कितना आएगा, 3.75 प्लस में आएगा, लगभग लगभग साढ़े 36 के करीब आएगी, लगभग लगभग, है ना। लेकिन फिर भी मान लेते हैं 25 और 15 40, 85% लगभग लगभग कम हो रही है। मैं इसे 80% मान लेता हूं कि कोई वैल्यू लगभग लगभग 80% कम हो रही है। चौथे महीने में 65% बढ़ी, इन 3 महीनों में 80% कम हो गई, चौथे महीने में 65% बढ़ी, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में रहेगा। तो इसका मतलब इंक्रीज वाला तो ख्याल ही अपने मन से हम लोग निकाल देंगे। अब हमारे क्वेश्चन सही होने के अगर हम तुक्का भी फिट करते हैं तो चांसेस हो गए 50%। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से हमें कोई सा ऑप्शन सेलेक्ट करना। अब बचती है मेरे भाई कैलकुलेशन। आप चाहें तो सक्सेसिव से कर लें, आप चाहें तो मेरे प्यारे दोस्त इसे रेशियो से कर। रेशियो में थोड़ा सा मल्टीप्लाई पड़ेगा। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, यानी 4 से 1 घट के 3। 15% की मतलब 3/20 होती है, 20 से 3 घट के 17 हो जाएगा। 45% का मतलब 9/20 होती है, 20 से 9 घट के 11 हो जाएगा। और 65% बढ़ने का मतलब 13/20 होता है, यानी 20 से 13 बढ़ के 33 हो जाएगा। अगर मैं ओवरऑल इंपैक्ट आपसे पूछूं कि 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहां शुरुआत में वैल्यू 32,000 रही होगी, 4 महीने बाद वैल्यू कितनी होगी होगी अब देखो मेरे भाई। 11 तिया 33 को 3 हासिल लगे 3, 11 तिया 33, 33 और 3 कितना, 36 हो जाएगा। 17 तिया 51 को 1 हासिल 5, 17 छिक्का 102 और 5 107 को 7 हासिल 10, 17 तिया 51 10 61 हो जाएगा। 3 एकम 3, 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5 6 तिया 18, यानी वैल्यू हो चुकी है 18,513। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी घटी, तो आप कहेंगे 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 13,487 घट गई। अच्छा, किससे घट गई, आप कहेंगे 32,000 से घट गई, तो 100 से कितना घट जाएगी, ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अब आपको बस पता है क्या देखना है, यहां जो है वो 3 से शुरू हो रहा है ऑप्शन, यहां 4 से शुरू हो रहा है। आप इसे 4 बार काट के देखिए, 400, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280 है, 1280 से ये ज्यादा है, यानी आंसर 4 वाला ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अभी भी ट्रेंड में बने हुए हैं, पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन। फटाफट बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है। चीनी की कीमत में 6.25% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलो चीनी की कम हुई कीमत, यानी कम होने के बाद कीमत पूछ रहा है, यानी ताजा मूल्य पूछ रहा है। और ताजा मूल्य या तो आप रेशियो मेथड से कर लो या डायरेक्ट कर लो। लेन देन कितने रुपए का है, 120 रुपए का है। अच्छा, कितने परसेंट की कमी है या वृद्धि है, 6.25 की है। अगर ताजा मूल्य पूछा जा रहा है तो यहां हमेशा 100 फिक्स होता है। और कितनी किलो फालतू है, 1 किलो फालतू है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 25 25 625 होता है,
25 चौका 100 होता है। और अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे भाई 25 चौका 100 होगा, 4 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 2 से 2 बार, और 15/2 का मतलब 7.5 होता है। 15/2 का मतलब क्या होता है? तो 15/2 का मतलब मेरे भाई 7.5 होता है। ठीक है, तो इसे आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां आइए इस क्वेश्चन पे, ये भी टेक्नीशियन ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों से। क्या कहना चाह रहा है? दो कक्षाएं ए और बी हैं, ये दो कक्षाएं हैं ए और बी मेरे प्यारे भाई, जिनमें निश्चित संख्या में छात्र हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितने कितने छात्र हैं। यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, यदि इधर से 5 छात्रों को इधर भेज दिया जाए, तो बी में छात्रों की संख्या ए से दुगनी हो जाती है। भेजने के बाद यहां से यहां छात्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। यदि एक छात्र को बी से ए में भेजा जाता है, अगर बी से एक छात्र को ए में भेजा जाता है, इधर ए में भेजा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे साथी दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। तो दोनों में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। तो वो आपसे पूछ रहा है बी में कितने छात्र हैं। अच्छा, मैं ऑप्शन से करता हूं। बी में शुरुआत में मैंने मान लिए 22 छात्र हैं। अगर बी में 22 छात्र हैं तो 5 यहां से जब आए होंगे तो क्या बी में छात्रों की संख्या 27 हो गई होगी? ये ए में छात्रों की दुगनी हो जाती है। क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये किसी का दुगना होगा? आप कहेंगे 13.5 का दुगना है, तो ए में क्या 13.5 छात्र रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये तो ऑप्शन गया, ये तो ऑप्शन गया। आपने कहा जी बी में मान लो 17, जब 5 छात्र आए होंगे तो बी में बन गए होंगे 22। ये जो है ए में छात्रों की संख्या के दुगने हैं, यानी ए में रह गए होंगे 11। अच्छा, शुरुआत में ये 5 छात्र यहां होंगे तो क्या ए में जो होंगे वो 16 होंगे, और बी में कितने हैं? 17 छात्र हम माने हैं। वो कह रहा है अगर बी में से ए में एक चला जाए तो यहां 16 हो जाएंगे, यहां 17 हो जाएंगे, तो ये बराबर हो जाते हैं। यहां भी बराबर नहीं हो रहे हैं, यानी ये भी जवाब नहीं होगा। अगर मैं शुरुआत में बी में 19 मानूं तो 5 छात्र आने के बाद क्या यहां 24 हो गए होंगे? ए के दुगने हैं तो ए में 12 रह गए होंगे, यानी शुरुआत में 12 और 5, शुरुआत में ए में 17 छात्र होंगे और बी में 19 छात्र होंगे। अगर ये एक छात्र अपना भेज देगा तो यहां भी 18 हो जाएंगे, यहां भी 18 हो जाएंगे। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी बी में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बी में छात्रों की संख्या जो है वो मेरे प्यारे दोस्त कितनी हो जाएगी? बी में छात्रों की संख्या जो है वो 19 हो जाएगी। बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को जानिएगा, समझिएगा, पहचानिएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन ने कहा है पी और क्यू का कुल वेतन 9,60,000 है। पी और क्यू अपने अपने वेतन के क्रम से 64% और 44% की बचत करते हैं। अगर इसने 64% की बचत की होगी तो इसने अपना 36% खर्च कर दिया होगा। इसने 44% की बचत की होगी तो इसने अपना 56% खर्च कर दिया होगा। उसने कहा पी का खर्चा क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है। बहुत बढ़िया, मैंने पी की इनकम पी मान ली और इसने 64% बचाया है तो 36% खर्च किया होगा। ये पी का खर्चा आ गया। क्यू ने 44% बचाया है तो क्यू ने 56% खर्चा किया होगा। क्या ये क्यू का खर्चा आ गया? अब उसने कहा है पी का खर्चा क्यू के खर्चा का 1.5 गुना है। पी का खर्चा क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब 3/2 गुना है। भाई साहब परसेंट से परसेंट कट गया। अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे मेरे भाई कितना आएगा? पी अपॉन क्यू निकाल लीजिए कितना आएगा। तो आप कहेंगे 56 गुणा 3, और यहां क्या है मेरे भाई? 36 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आए। 2 से काटेंगे 28 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा। आंसर जो है वो 7/3। यानी दोनों की इनकम का रेशो कितना आ जाएगा? दोनों की इनकम का रेशो 7/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये अब से नहीं पूछा जा रहा है, ये बहुत पहले से पूछा जा रहा है।
और इसी रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो अगर आप 2024 का मेंस देखोगे तो 2024 के मेंस में कोई खास क्वेश्चन नहीं थे। 2024 के मेंस के क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी कर दोगे अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो। लेकिन ऐसा हो सकता है 2025 में वो कुछ क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाए, कुछ क्वेश्चंस अच्छे पूछे, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होके जाना पड़े, क्योंकि एक बार पेपर में कुछ झोल होने के बाद फिर हमें नेक्स्ट बार के लिए ही तैयार होना पड़े। ठीक है। PQR की आय का अनुपात कितना है? 10, 12, 9 है। ये तीन व्यक्ति आप लोगों को दिए हुए हैं PQR। अगर इनकी इनकम की बात करूं तो इसकी इनकम का रेशियो जो है वो 10, 12 और 9 दिया गया है। उनके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है? 12, 15 और 8 दिया गया है। 12, 15 और 8 दिया गया है। यदि क्यों अपनी आय का 25% भाग जो है वो बचाता है, 25% यानी 3 रुपए बचाता है। यदि क्यों अपनी आय का 25% भाग जो है वो बचा रहा है, अगर अपनी इनकम का 25% भाग बचा रहा है तो PQR की बचत का रेशियो बताइए। सेविंग का रेशियो आपसे पूछा। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त? मैंने इनकी ओरिजिनल इनकम ये मान ली और मैंने एक्सपेंडिचर जो है इनका ये मान। कोई परेशानी? आपने कहा जी कोई परेशानी। अपनी आय का 25% भाग बचाता है। मैं यहां बचत देखता हूं तो आप कहेंगे जी इसकी बचत जो है, इसकी इनकम में से इसका खर्चा घटा दो, ये इसकी बचत हो जाएगी। और बचत जो है वो उसकी आय का 25% है यानी 1/4। तो क्या ये 3A हो जाएगा? 12A में से 3A जाएगा तो 9A हो जाएगा और 9A बराबर 15B हो जाएगा। यानी कि A और B का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5:3 हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। A में 5, A की जगह 5 रख दीजिए, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। B की जगह 3 रख दीजिए, ये 36 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइए, ये 14 हो जाएगा। 60 में से 45 जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और 45 में से 24, 5 में से 4 गया 1, ये 21 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं इनकी सेविंग का रेशियो पूछूं तो इनकी सेविंग का रेशियो 14, 15, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 14, 15, 21। बस इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही इसकी वैल्यू आप लोग निकालोगे तुरंत आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 15? आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 15 को और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ाएंगे लेवल, बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। बताइए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। अगर 45% पुरुष हैं, 45% की फ्रैक्शन होती है 9/20। अगर मेरे भाई पुरुष की बात करता हूं तो पुरुष 20 में से 9 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। 60% पुरुष इलिटरेट हैं यानी कि अनपढ़ हैं। इलिटरेट का प्रतिशत कितना है? 60%। तो एजुकेटेड पढ़ा लिखा कितना हो जाएगा? 40%। 60% महिलाएं साक्षर हैं यानी पढ़ी लिखी महिलाएं 60% है, तो 40% कैसी हो जाएंगी? अनपढ़ टाइप, इलिटरेट हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ने कहा है निरक्षर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या निरक्षर वाली की, इलिटरेट वाली की। क्या ये निरक्षर महिलाओं की संख्या है? बहुत बढ़िया। पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? साक्षर पुरुषों की तुलना में साक्षर पुरुष कितने हैं? साक्षर पुरुष हैं 40%। अगर मैं देखूं तो मेरे भाई कितनी अधिक है? तो आप कहेंगे 2 अधिक है। किससे अधिक है? 9 से अधिक है। तो 100 से कितना हो जाएगी? 200/9।
और 200/9 का मतलब होता है 22.22। 200/9 का मतलब होता है 22.22। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आप कहेंगे जी इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये जो है ना, ये जो है ये एक थोड़ा सा उलझाने वाला भी क्वेश्चन है और समझ में आ जाएगा तो आसान भी क्वेश्चन। देखिए, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है, यानी आर चाहता है कि उसके 85% नंबर आए। उसने 450 अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य से 35% से चूक गया। 450 नंबर आए हैं, अगर 35% और आ जाते तो उसके टोटल 85% नंबर आ जाते। यही तो है बात। अगर मैं 85 में से 35 घटा दूं तो कितना आएगा? 50% आएगा। अगर 50% की वैल्यू 450 है तो मेरे भाई पूरे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 900 थे। उसने कहा लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। अच्छा, लक्ष्य प्राप्त करना है तो 85% निकालना होगा। लक्ष्य तो तभी प्राप्त होगा जब 85% निकलेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त 9×5 45 को 5 हासिल लगे 4, 9×8 72, 4 76। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं उसके 450 नंबर आए हैं, लाने उसे 765 है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे भैया जी उसे 315 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अच्छा, 315 की वृद्धि किससे करनी पड़ेगी? 450 से वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 100 से कितनी वृद्धि हो जाएगी? 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 नाम 45, 9 तिया 27 होगा, 9×5 45, यानी 70% की वृद्धि करनी पड़ेगी। 70% की मेरे प्यारे दोस्त अपने मार्क्स में वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जो है वो कहां पहुंचेगा? तब जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जो वो मार्क्स लेके आया है उससे 70% ज्यादा और नंबर लाने पड़ेंगे, तब जो है वो अपने मार्क्स तक पहुंचेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक आदमी प्रत्येक माह 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं का उपभोग करता है, मतलब खर्च करता है। बेटा जी ध्यान से सुनना, जितना बड़ा सवाल है ना उतना बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, उतना बड़ा सॉल्यूशन भी नहीं है। वो 20 किलो चावल का इस्तेमाल करता है, ये आपको पता चल गया, और वो 8 किलो गेहूं का इस्तेमाल करता है, ये आपको पता चल गया। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, 20% गेहूं के मूल्य का, यानी गेहूं का मूल्य 5 है तो चावल का मूल्य 1 हो गया 20%। जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपए का खर्च होता है। टोटल खर्चा होता है 300 रुपए का। अब मैं अपने हिसाब से खर्चा देखूं तो 1 रुपए किलो चावल है तो 20 किलो चावल 20 रुपए का होगा। 8 रुपए किलो गेहूं है, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं 40 रुपए का होगा, यानी 60 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू 25 आ जाएगी, यानी गेहूं 25 रुपए किलो है और चावल का रेट जो है वो 5 रुपए किलो है। कोई दिक्कत नहीं। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 1/5 की वृद्धि हो जाती है, यानी 5 की वृद्धि हो जाती है, तो क्या गेहूं का मूल्य 30 रुपए किलो हो जाएगा? तो 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए, समान खर्च को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? मान ले कि चावल का मूल्य और गेहूं का उपभोग स्थिर है, यानी गेहूं पहले जितना इस्तेमाल होता है 30 रुपए किलो है, 8 किलो गेहूं कितने का इस्तेमाल हो जाएगा? 240 का। अगर मैं आपसे कहूं कि 240 हमें खर्चा वही रखना है तो 60 रुपए के हमें चावल लेने पड़ेंगे। चावल का मूल्य सेम है तो चावल केवल हमें 12 किलो खरीदना पड़ेगा 5 के हिसाब से। उसने कहा है कि उसका उपभोग कितना कम हो गया, यहां 20 किलो इस्तेमाल होता था, यहां 12 किलो, तो 8 किलो कम हो गया। इससे 20 से तो 100 से कितना हो जाएगा?
यानी कि उसका उपभोग जो है वो 40% कम हो गया। चावल का उपभोग जो है वो कितना कम हो गया है, तो आप कहेंगे चावल का उपभोग जो है वो 40% मेरे प्यारे दोस्त कम हो गया। ठीक है, ये तो वर्षों पुराना क्वेश्चन है, इसका तो रिजल्ट आप लोगों को याद होगा, इसका तो रिजल्ट आप लोगों को याद होगा मेरे प्यारे दोस्त। बताइए भाई, एक वस्तु की कीमत R% बढ़ जाती है, बाद में नई कीमत में R% की कमी आती है। अच्छा, R% बढ़ने का मतलब क्या है? R% बढ़ने का मतलब है वस्तु की कीमत 100 से R% बढ़ के यानी 100 प्लस R हो जाना। बाद में नई कीमत R% कम हो जाती है, 100 से R% घट के 100 माइनस R हो जाना। अगर मैं शुरुआत की कीमत पूछूं तो वो शुरुआत की कीमत 10,000 रही होगी, और अब बाद की कीमत A प्लस बी A माइनस बी लगाएंगे तो A स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस R स्क्वायर होगी। अब क्वेश्चन ने कहा है नवीनतम कीमत यानी नई कीमत 1 रुपया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी। तो वो आपसे पूछ रहा है वस्तु की मूल कीमत क्या थी, यानी वो 10,000 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। थोड़ा सा समझिए बात को। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की 6:4:7 के अनुपात में सीटें दी गई हैं, यानी कि इनका अनुपात जो दिया है वो 6:4 और कितना दिया है? 7 दिया है। यदि इन सीटों में क्रम से 20% और 40% और 60% की वृद्धि की जाती है, अगर 20% बढ़ी है तो 120% हो गई होंगी, और 40% बढ़ी है तो 140% हो गई होंगी, और 60% बढ़ी है तो 160% सीटें हो गई होंगी। अब वो कह रहा है बढ़ी हुई सीटों का रेशो बताइए, वो इन तीनों का रेशो आपसे पूछना। तो आप देखिए भैया जी, कट गया यहां से तो कट जाएगा जी। 4×3=12 होंगे, 4×1=4 होंगे, 4×4=16 होंगे, यानी 6×3=18 हो चुके हैं, यहाँ 14 हो चुका है, यहाँ 7×4=28। 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, और 2 से काटेंगे 14 बार। 9, 7, 14 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए, ये 2020 के प्री में पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से फेल हो गई। 31% अंक मिले हैं और वह 16 अंकों से फेल होगी। अगर 16 नंबर और ले आती तो वो पास हो जाती। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए हैं, सुनीता 40% नंबर लेके आई है और पास से 56 ज्यादा लेके आई है। अगर वो 56 नहीं भी लाती, अगर वो 56 नहीं भी लाती तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाता? वो फिर पास तब भी रहती। 40 में से 31 गया, 9% आया। 16 और 56 कितने होते हैं? 72 होते हैं, या 1% की वैल्यू 8 हो जाएगी। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने होंगे? अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 31% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 248, और 248 में 16 जोड़ेंगे 264, यानी कि वो कितने पे पास होती होगी? मेरे 264 पे पास होती होगी, है ना? तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? तो आप हमें देंगे इसके। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? विहान की गणित परीक्षा में 100 प्रश्न समान अंकों के थे। मैंने सारे प्रश्न एक एक नंबर के मान लिए, 100 प्रश्न थे उसकी परीक्षा में। 35 ज्योमेट्री के हैं, 35 अलजेब्रा के हैं, 30 अर्थमेटिक के हैं। 80% बीज गणित के, बीज गणित यानी अर्थमेटिक 80%, यानी 35 का 80% होता है 4/5, यानी कि उसने एल्जेब्रा में 28 क्वेश्चन उसने एल्जेब्रा में अटेम्प्ट किए। ठीक है, 60% अंक गणित के यानी अर्थमेटिक के 60%, 60% निकालिए। अंक गणित कहाँ है भाई? 30 का 60%, 18 क्वेश्चन।
40% ज्योमेट्री के 40% ज्योमेट्री के, यानी 2/5 निकालिए, 14 आ जाएगा भाई। 35 का 2/5, 5 सत्ते 35, 14। परंतु वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ क्योंकि उसके अंक 65% से कम थे। मतलब 65% पे पास हो रहा है, यानी उसे 65 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 100 का 65% 65 होता है, तो उसे और कितने अतिरिक्त प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे कि वह 65% प्राप्तांक से पास हो जाए। तो 28 और 18 कितना हो जाएगा, 46 और 4 50, 10 60, यानी कि उसे 5 क्वेश्चन और सही करने होंगे। उसे 5 क्वेश्चन और सही करने होंगे, तब जाके भैया मामला जो है वो 65% की तरफ जो है वो जाने वाला है। आइए मेरे भाई, ये वेन आरेख का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार पास हुए हैं, सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार पास हुए हैं, जबकि दोनों सेक्शन में 8% उम्मीदवार फेल हुए हैं। भैया यहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है। ये पास वाली परसेंटेज दी है, ये फेल वाली दी है। यदि दोनों सेक्शन में 450 उम्मीदवार पास हुए तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? फेल वाले से कर लेते हैं हम, वेन आरेख से। अगर ए में 66% उम्मीदवार पास हुए हैं तो मेरे भाई 34% जो होंगे वो फेल हो जाएंगे। बी में 51% पास हुए हैं तो 49% जो है वो फेल हो जाएंगे। अब दोनों में 8% जो है वो फेल हुए हैं। 34 में से 8 जाएगा, 26% केवल ए में फेल हुए होंगे। 49 में से 8 जाएगा तो 41% केवल बी में फेल हुए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल फेल नाम का वर्ड कितने परसेंट लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो 34 और 41 कितने हो जाएंगे? 75% लोगों के साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। तो 25% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा, यानी ये दोनों विषय में पास होंगे। अब उसने कहा 450 उम्मीदवार दोनों विषय में पास होते हैं, तो 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 1800। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिखाना भाई कमेंट। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। जिन पे एग्जाम का नाम नहीं लिखा है वो 2025 के आप उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। या तो वो क्वेश्चन आपके आसान है या वो क्वेश्चन मेरे भाई फिर शामिल है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है। पेट्रोल की कीमत मतलब 100 से 81 बढ़ के 181 हो जाती है। ये पेट्रोल की प्राइस का रेशो है। पेट्रोल पर खर्च अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? यानी प्राइस का उल्टा ही क्या होता है? कंजप्शन होता है। कितनी कमी? 81 की कमी। किससे कमी? 181 से कमी। तो 100 से कितना हो जाएगा? अब मेरे भाई यहां देखो, ऑप्शन भी बहुत नजदीक नजदीक है, बहुत नजदीक नजदीक। अगर मेरे प्यारे दोस्त 8100 को डिवाइड कर लो, क्यों गलत करने के चक्कर में उड़े हुए हो? 121 81 से डिवाइड करते हैं। सारे 4 वाले ही हैं, 4 बार जाएगा। 4 एकम 4, 8 चौक 32 को 2, हासिल लगे 3, 4 एकम 4 3 7। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, उतार लेंगे 0। अब आप ये देखिए कि हम सबसे पहले काटते हैं 4 बार, 4 बार काटते हैं मेरे भाई। 4 एकम 4, 4 चौक 16 कुछ है, हासिल 4 एकम 4, 8 चौक 4 एकम 4, 8 चौक 32 को 2, हासिल 3, 724 होगा। तो 44 पॉइंट कुछ आएगा। 44 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। जब ऑप्शन बहुत नजदीक हो ना, ऑप्शन बहुत नजदीक हो, तो फिर ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन अभी मैं पीछे करा के आया, ये सीजीएल मेंस 2022 में आपसे पूछा गया है। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है।
यदि खर्च 5400 है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था, शुरुआत वाला मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, रेशो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5400 कितने परसेंट की कमी आई है, 25। अगर वास्तविक मूल्य पूछा जा रहा है तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा। और कितने किलोग्राम अधिक है, 30 किलोग्राम। 25 से काटा 3 बार, 30 या 90 से काटेंगे तो ये 60 बार, 90 छिक्का 540, यानी शुरुआत वाला मूल्य कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 60 आ जाएगा। अब ये मत कहना जी रेशो से बता दो, रेशो से आप जानते हैं बहुत आसान है। 25% की फ्रैक्शन बना लीजिए, 1/4। 4 से कीमत 3 हो जाएगी तो खर्चा कंजप्शन 3 से 4 हो जाएगा। आपके हिसाब से 1 बढ़ रहा है, उसने 30 बढ़ाया। 1 बराबर 30 तो 3 बराबर 90, 4 बराबर 120। अगर 90 किलो की खपत हो रही थी 5400 में तो 1 किलो की वैल्यू 60 आ जाएगी। वो रेशियो मेथड है मेरे भाई। ये ABACIO में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐसी दी हुई है टेढ़ी मेढ़ी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपके जवाब का इंतजार रहेगा कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या देते हैं। देखिए, वस्तु ए की कीमत वस्तु बी की कीमत से 40% अधिक है। दो है ए और बी, 40% अधिक का मतलब है बी की कीमत 5 है तो ए की कीमत 7 हो जाएगी। वस्तु बी की कीमत वस्तु सी की कीमत से 25% कम है। 25% कम है तो ये 4 होगी, तो ये कम, ये 3 हो जाएगी। रेशो निकाल लो, ये 5 लिख दो, इसे 3 लिख दो। ए की वैल्यू 21 हो गई, बी की वैल्यू 15 हो जाएगी और सी की वैल्यू 20 हो जाएगी। क्या ये तीनों की वैल्यू आ चुकी है? ए की कीमत 20% कम की जाती है, 20% कम की जाती है, जबकि बी और सी की कीमत क्रम से 24% और 33% बढ़ाई जाती है। 33% भाई साहब बढ़ाई जाती है। अब वो आपसे कह रहा है कि वस्तु एबीसी की कुल नई कीमतें 2B और सी की कुल प्रारंभिक कीमतों से 24% कम है। कैलकुलेशन तो थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी भाई साहब। ए की वैल्यू जो है वो 20% कम की जाती है, यानी ए की वैल्यू जो है वो 80% रह जाती हो, यानी 4/5 रह जाती हो, है ना? यही तो होगी भाई। आप एक काम करिएगा, यहां 0, यहां 0 और यहां 0 बढ़ा लीजिए। 20% कम करने का मतलब है 80% रह जाना, यानी 4/5 रह जाना, 4/5 रह जाना। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 की गुणा 4 में 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी ए की वैल्यू घट के 168 रह गई। जबकि बी और सी की कीमत 24% और 33% बढ़ाई जाती है। 24% बढ़ाने का मतलब है 24% बढ़ाने का मतलब है कि 6/25 जो है वो बढ़ाई है, 6/25 बढ़ाई है। तो अगर 25 छिक्का 36 बढ़ा दी तो ये कीमत 186 हो गई। ये 33% बढ़ाई है, यानी 33% निकालेंगे तो 66 बढ़ाइए, ये 266 हो गई। अब आओ मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ। ए बी और सी की कुल नई कीमतें, नई कीमतें 6 6 12, 12 8 20 को 0 हासिल लगे 2, 6 2 8, 8 8 16, 16 6 22 को 2 हासिल लगे 2, 2 2 4 5 और 1 6, 620 हो जाएंगे। 2B यानी बी का दुगना 300 और सी यानी 200, 500 कीमतों से 24% कम है। कम थोड़ी ना है भाई, ये तो ज्यादा है। पहले वाला तो बिल्कुल गलत है, ये कम है ही नहीं, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा इस इन कीमतों से ये वाली कीमतें 24% कम है, जबकि ये तो ज्यादा दिख रहा है, 500 है, ये 620 है, तो सवाल ही नहीं उठता है। ए और 2B की कुल नई कीमत, ए की कीमत है 168, 2B कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17 को 7 हासिल 1, 372, 8 2 10 को 0 हासिल 1, 7 6 13, 14 को 4 हासिल 1। ए और 2B की नई कीमत हो जाएंगी 540। ए और बी की कुल प्रारंभिक कीमतों से अधिक है। प्रारंभिक कीमत कितनी हो जाएगी ए और बी की, 2 और 1 3, 360। क्या ये 360 से अधिक है? बिल्कुल अधिक है। दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है, यानी कि केवल सेकंड ओनली, केवल सेकंड ओनली इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बैठ रही है, यहां में देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन ABACIO में आपसे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जनसंख्या का देख लीजिए, जनसंख्या का भी अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26
आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाह रहा है। देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, आप कहेंगे 1 लाख है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पहले तथा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर क्या है। अच्छा, 25% बढ़ने का मतलब 4 से 5 हुई होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल पहले अगर 16 रही होगी तो अब वर्तमान में 25 हो गई होगी। ठीक है, अगर मैं 3 साल का बनाऊं तो 4 से 5 होगी एक साल, 4 से 5 होगी दूसरे साल, 4 से 5 होगी तीसरे साल। यानी अगर 3 साल पहले जनसंख्या 64 रही होगी तो अब वर्तमान में 125 होगी। क्या वर्तमान की जनसंख्या समान नहीं होनी चाहिए। समान करनी है तो इसमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, यहां भी 5 की गुणा हो जाएगी। यहां भी वर्तमान 125 था, यहां भी वर्तमान 125 था। यानी 2 साल पहले जनसंख्या 80 थी, 3 साल पहले जनसंख्या 16 थी। इनमें डिफरेंस कितने का आएगा, 16 का आएगा। यानी वो 16 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वर्तमान जनसंख्या 1 लाख दी है, 125 की वैल्यू 1 लाख क्वेश्चन में दी गई है। 125 अट्ठे कितने होते हैं, 1000, यानी 800 हो जाएंगे। अगर 1 बराबर 800 तो 16 बराबर किसके आ जाएगा, 16 अट्ठे 128, यानी 12800 के आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12800। बस हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें वर्तमान जनसंख्या दोनों जगह सेम करनी है। ये 2 साल पहली जनसंख्या 80 आएगी, ये 3 साल पहली जनसंख्या 64 आएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, क्या ये बातें समझ में आई आप लोगों को, तो आप कह देंगे बिल्कुल आ गई। इतना कुछ भी करने की आपको पता है आवश्यकता भी नहीं थी, इतना कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। कैसे आवश्यकता नहीं थी जी, थोड़ा सा हमें भी बता दो। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि 1 साल में क्या 4 से 5 हो गई होगी, अगले साल भी 4 से 5 हो गई होगी, उससे अगले साल भी 4 से 5 हो गई होगी। अगर वर्तमान में 125 होगी तो 3 साल पहले जनसंख्या 64 रही होगी। अगर 3 साल पहले इतनी है तो अगले साल क्या 25% बढ़ी होगी, और 25% मतलब 1/16 निकालोगे, इसका 1/4 निकालोगे तो वो 16 ही तो आएगा। यानी कि 16 बढ़ी होगी तो 2 साल पहले 80 हो गई होगी। आप इसी से भी यहां से भी कर सकते हैं। 125 की वैल्यू 1 लाख दी है तो वो 16 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27, ये वैन आरेख का क्वेश्चन आपके सामने है। ये वैन आरेख का क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा समझना मेरे भाई। देखा ना कमेंट। देखिए, किसी स्कूल में 150 छात्र में से 65 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 55 छात्र हॉकी तथा 72 छात्र फुटबॉल खेलते हैं। यानी ये 3 आरेख वाला, 3 वैन वाला क्वेश्चन है। ये वो हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ये वो हैं जो हॉकी खेलते हैं, और ये वो हैं जो फुटबॉल। 65 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ये 65 छात्र क्रिकेट खेलने वाले हैं। 55 छात्र हॉकी खेलते हैं, 55 छात्र हॉकी खेलने वाले हैं। और 72 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 72 छात्र फुटबॉल खेलते हैं। 15 छात्र जो हैं वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल, यानी ये वैल्यू 15 दी हुई है। 20 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल, ये वैल्यू 20 दी गई है। और 18 छात्र क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ये वैल्यू 18 दी हुई है। यदि 8 छात्र सभी तीनों खेल खेलते हैं तो 18 में से 8 गया 10 बचेगा, 20 में से 8 गया 12 बचेगा, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 12 और 8 20 10 30 है 65, तो ये 35 आ जाएगा। केवल क्रिकेट 35, 10 और 8 18 7 25, 55 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 30 आ जाएगा। 12 और 8 20 7 27, 72 में से 27 जाएगा, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। कितने परसेंट छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो अब आप देख लो भैया, ये 65 है, 65 और 30 95 है, 95 और 7 कितना हो जाएगा 102। 147 लोग कुछ ना कुछ खेलते हैं, 3 लोग कुछ नहीं खेलते हैं 150 में से।
तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं भैया जी 2% लोग कुछ नहीं खेलते, 2% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते हैं, 2% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैन आरेख वाला ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। वैन आरेख वाला ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहना चाह रहा है? किसी नगर में 10,000 परिवारों में से 40% परिवार टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 20% परिवार द हिंदू पढ़ते हैं, 10% परिवार द इकोनॉमिक्स टाइम खरीदते हैं। अच्छा, 3 अखबारों का एक वैन आरेख बनाना है हमें। ये 3 अखबार मैंने ले दिए मेरे भाई। ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हैं, TOI वाले हैं मेरे भाई, ये द हिंदू वाले हैं, TH वाले हैं, और ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले हैं यानी TET वाले हैं। ठीक है, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की बात करूं तो ये 40% लोग हैं, द हिंदू वालों की बात करूं तो ये 20% लोग हैं, और द इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात करूं तो ये 10% लोग हैं। 5% परिवार दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, यानी इसकी वैल्यू 5% है। 3% परिवार दोनों द हिंदू और द इकोनॉमिक्स टाइम, 3% इसकी वैल्यू है। 2% परिवार नहीं, 4% परिवार द इकोनॉमिक्स टाइम तथा 4% परिवार दोनों द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इकोनॉमिक्स टाइम, ये 4% है। 2% परिवार सभी तीनों अखबार, 5 में से 2 गया तो ये 3 बचेगा, 4 में से 2 गया तो ये 2 बचेगा, 3 में से 2 गया तो ये 1 बचेगा, 3 2 5 2 7, 40 में से 7 गया तो ये 33% बचेगा, 3 2 5 और 1 6, 20 में से 6 गया ये 14% बचेगा, 2 2 4 और 1 5, 10 में से 5 गया तो ये 5% बचेगा। अब उसने ये कहा है कि केवल टाइम्स ऑफ इंडिया, केवल द हिंदू तथा तीनों में से कोई भी अखबार न खरीदने वाले परिवारों की संख्या, केवल टाइम्स ऑफ इंडिया 33%, 10,000 का 33%, 3300 आएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3300 है। ठीक है, बाकी अगर पूरा करना चाहें 10,000 का 33% निकाल देना, केवल द हिंदू 14% निकाल देना, 1400 आएगा। कोई भी अखबार नहीं खरीदते हैं तो ये 40% है, 40 और 14 54 और 1 55 60, 40% लोग कुछ नहीं खरीदते हैं, तो 10,000 का 40% निकालेंगे 4,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 29, बढ़िया क्वेश्चन है एक आपके सामने, CGL मेंस 2022 में आपसे पूछा गया है। CGL मेंस 2022 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति का मासिक वेतन जो है वो 1,60,000 था, वह 3 मदों व्यक्तिगत पारिवारिक खर्च, कर और शिक्षा यानी PTE पर खर्च करता है, PTE पर खर्च करता है। शेष धन उसकी बचत है, यही उसकी सेविंग है। P आय का 50% था, यानी P जो है वो टोटल इनकम का 50% था। टोटल इनकम कितनी है? 1,60,000 है, 1,60,000 है। E जो है वो P का 20% था, इसका 20%, ये 10 हो जाएगा। TE का 15% था, T जो है वो E का 15% था, यानी ये 1.5 हो जाएगा। 50 और 10 60, 60 और 1 61, 61.5 हो गया। 61.5 का मतलब है सेविंग 38.5 हो गई, 38.5% यहां सेविंग हो गई। आगे बढ़ो, आगे वो कह रहा है जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, इसका वेतन यहां 30% बढ़ गया होगा। 30% बढ़ने का मतलब 130% हो गया होगा, है ना। 13 छिंग 78 को 8 हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 20, यानी 2,08,000 हो गया होगा। ठीक है, पी का प्रतिशत स्तर पहले ही जितना ही रखा, अब भी यहां 50% ही पी पर खर्चा हो रहा है। ईपी का 30% हो गया, इसका 30% निकालेंगे, इसका 30% 15 हो जाएगा। और टी का 20% हो गया, जब इसका 20% निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा।
50 और 15 65 और 3 68, यानी यहां 32% बचत हो जाए। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दोनों बचतों का योग बताइए। यहां बचत निकालिए, 1,60,000 का 38.5%, 1,60,000 का 38.5% आप लोग यहां निकालिए, और मेरे प्यारे दोस्त 2,08,000 का 32% आप लोग यहां निकालिए। 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। आंसर 8 का मल्टीपल आएगा क्या? आंसर 8 का मल्टीपल आएगा भाई। 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, और 8 यहां भी है। 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, और 8 यहाँ। आंसर 8 का मल्टीपल आएगा। आंसर 8 का मल्टीपल है? आंसर 8 का मल्टीपल नहीं है। 8 दूनी 16, ये 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। दो ऑप्शन हो गए। देखिए पॉइंट तो चला जाएगा इससे, एक जीरो आएगी। 16 पंजे 80 को जीरो हासिल लगे 8, 16 अट्ठे 128 और 8 136 को 6 हासिल 13, 16 तिया 48, 48 और 13 हो जाएंगे 61, यानी 61,600। यहां देखेंगे मेरे भाई 32 जीरो जीरो, 32 अट्ठे कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 को 6 हासिल लगा 1, 8 3 24 25, 256 को 6, पीछे 60 आ रहा है, पीछे 60 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, एक बार फटाफट बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए बी सी ने कोई चुनाव लड़ा था, मतदान के सभी वोट वैध थे, यानी सारे के सारे सही थे। ए को वोटों के 30% वोट मिले, टोटल वोट 100 मान लिए, ए को टोटल वोटों का 30% 30 वोट मिला। बी को प्रत्येक 40 वोट में से 22 वोट मिले, हर 40 वोटों में से 22 वोट मिलते हैं, तो एक वोट में से इतने मिले होंगे, तो 100 वोटों में से बी को कितने मिल गए होंगे? तो आप लोग ये देखिएगा कि 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, बी को मिलने वाले वोटों की संख्या 55 होगी। अगर 55 इसको मिल गए, 30 इसको, 85 बट गए, तो सी को मिलने वाले वोटों की संख्या 15 होगी। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में, विजेता ये है, सबसे कम पाने वाला ये है, मेरे हिसाब से 40 वोट ज्यादा मिल रहे हैं। उसने कहा 1864 वोट अधिक मिलते हैं, तो कुल मतों की संख्या 40 यहां आ जाएगा, तो डिवाइड में, तो 100 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 4 चौक 16 होगा, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4660 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4660 जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, ये आरपीएफएसआई में आपसे पूछा गया है 2024 में। बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, समझिए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। 100 लोग थे, 80% ने अपना वोट डाला है, 80 लोग वोट डालने गए, 53 वोट अवैध घोषित हो गए। जब अवैध वोटों की संख्या परसेंटेज में न देके नंबर के फॉर्म में दी गई हो, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिए। विजेता की सूची में सभी मतदाताओं का 48% वोट मिला। विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 48% वोट मिला। सूची 100 की थी, से 48 वोट मिल गए। अगर 80 में से 48 इसे मिल गए, तो 32 इसे मिल गए होंगे। ये कितनी वोटों से जीत गया? ये 16 वोटों से जीत गया। जिताया कितनी से? 1013 से। उन अवैध वोटों को घटा दो, तो आप मुझसे कहेंगे 3 में से 3 गया 0, 10 11 में से 5 गया 6, और यहां 960 हो जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू 60 है, तो उसने पूछा है सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने कई बार किया होगा, नोटा वाला क्वेश्चन जो है वो कई बार कर लिया होगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। समझिए क्या क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 32, एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है।
उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं के चयन का भी विकल्प है, नोटा है। ये पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार, ये तीसरा उम्मीदवार, और भैया ये नोटा का भी बटन आपको दिया हुआ है। तीनों उम्मीदवार को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। अगर इसको 1 मिलता है तो नोटा को 1 मिलता है तो इनको तीनों को 6 मिलते हैं, यानी टोटल वोटों की संख्या 7 है। टोटल वोटों की संख्या जो है वो 7 दी गई। अच्छा, वो आपसे ये पूछ रहे डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। पहला जवाब तो इसका ये होता है, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, ये 7 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 21, ये 7 से नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 5 बचेगा, ये 7 से नहीं। पहला तरीका तो होता है इसका 7 का मल्टीपल। दूसरा, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दुगने वोट मिलते हैं। देखिए, ये विजेता मान लेते हैं, ये पहला उपविजेता मान लेते हैं, ये दूसरा उपविजेता जो तीसरे नंबर पे रहा है उसी को दूसरा उपविजेता बोला जाता है। जो विजेता है उसको दूसरे उपविजेता के वोटों के दुगने वोट मिलते हैं, यानी जितने इसको वोट मिलते हैं इसके दुगने वोट इसे मिलते हैं। पहले उपविजेता को यानी इसको नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं। अगर नोटा को ए वोट मिलते हैं तो पहले उपविजेता को 900 वोट अधिक मिलते हैं, यानी ए प्लस 900 मिलते होंगे, और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है, यानी दूसरे उपविजेता को 150 वोट कम मिलते होंगे, यानी 750 वोट मिलते होंगे। इसका दुगना इसको मिलते हैं, यानी इसको मिलने वाले वोटों की संख्या इतनी होगी। मेरे प्यारे दोस्त, उसने ये कहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए, यानी अगर इसको ए मिल रहे हैं तो क्या इन तीनों को 6 से मिल रहे होंगे, यानी ये जुड़ के 6 से आना चाहिए। तो आप 2a 3a और a के 4a हो जाएगा, प्लस 9 7 16 1650, 16 और 15 3150 वोट इन तीनों को मिले होंगे, लेकिन उसने कहा है 6 से वोट मिलते हैं। तो 6 से में से 4a जाएगा तो ये 2a आ जाएगा, और 2a की वैल्यू इतनी है तो a की वैल्यू इतनी हो जाएगी। उसने टोटल वोट पूछी है, यानी वो 7 की वैल्यू आपसे पूछना चाह। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इसकी गुणा 7 में करिए। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 3 52 को 2 हासिल 5, 7 पंजे 35, 5 40 को 0 हासिल 4, 7 एकम 7 तो 4, 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ताजे फल और सूखे फल वाला कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे। अगर मैं ताजे फल और सूखे फल वाले कॉन्सेप्ट में बात करूं तो 2 ही चीजें होती हैं, एक पानी होता है, एक पल्प होता है। चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, पल्प की मात्रा नहीं बदलती है, केवल फर्क जो रहता है वो पानी का रहता है। ताजे फल में ज्यादा पानी रहेगा और सूखे फल में जो है वो पानी की मात्रा कम रहेगी। ठीक है, ताजे फल में 78% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। अगर 78% पानी है तो क्या 22% जो है वो पल्प रहेगा। सूखे फल में 20% पानी है तो 80% पल्प रहेगा, लेकिन पल्प की मात्रा समान होती है। या ताजे फल और सूखे फल का रेशो निकाल लेंगे, 2 से काटोगे 40 बार, 2 से काटोगे 11 बार। उसने कहा 100 किलो ताजे फल, 100 किलो ताजे फल, 40 की वैल्यू 100 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। तो कितना किलो सूखा फल, 11 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएंगे, यानी कि 100 किलो ताजे फल में 27.5 किलो सूखे फल प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात समझ में चले। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन होता है, जैसे ताजे फल और सूखे फल वाला क्वेश्चन होता है, वैसे ही वाष्पीकरण वाला क्वेश्चन होता है। चाहे उसमें नमक हो चाहे उसमें चीनी हो, उसकी मात्रा कभी नहीं बदलेगी। वाष्पीकरण में हमेशा जो वाष्पीकरण होता है वो पानी का होता है, पानी की मात्रा जो है वो कम होती है ना। अन्य कोई पदार्थ उसके अंदर है जो सॉलिड फॉर्म में है, उसकी मात्रा कम नहीं होती है। चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, उसमें 26.4% पानी है, 26.4% चीनी है, यानी 28 लीटर में 26.4% चीनी है। क्या चीनी की मात्रा ये रहेगी?
घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया गया, यानी 6 लीटर उड़ गया तो 28 में से 6 गया, 22 लीटर बचा होगा। शेष घोल में पानी कितने परसेंट रहेगा? चीनी कितने परसेंट होगी? x%, पर चीनी की मात्रा तो समान होगी। यहां से देखिए 22 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 11 दूनी 22 होगा, 11 चौक 44 होगा, 11 दूनी 22 होगा, 2 से काटेंगे 14 बार, 14 चौका 56 को 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33 हो जाएंगे। यानी अब चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? चीनी का प्रतिशत जो है वो 33.6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो 33.6% हो जाएगा। ये देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन से बन जाता है ये क्वेश्चन, है ना। हम इसे दो तरीके से जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 9600। एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। पुरुषों की जनसंख्या में 8% की और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। अच्छा, टोटल जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो 9600 और 400, 10,672 की टोटल वृद्धि हुई है। मैं पहले बिना इसे एलिगेशन से क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 8%, और महिलाओं की जनसंख्या में 5%। महिलाओं की जनसंख्या में 5% है, पुरुषों की जनसंख्या में 8% है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 5% और 3%? आप देखेंगे 5% तो दोनों जगह बढ़ रही है, यानी टोटल जनसंख्या का 5% तो बढ़ ही रहा है। 5% निकालूंगा तो 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, क्या 480 बढ़ जाएगा। यानी ये 480 जनसंख्या इसकी वजह से बढ़ रही थी। टोटल जनसंख्या 672 बढ़ी है, कितनी बची? तो आप कहेंगे भैया जी 17 में से 8 गया 9, 192 जनसंख्या बची। क्या वो 3% पुरुष की वजह से बढ़ी होगी? अगर 3% पुरुष की वजह से बढ़ी होगी तो 1% पुरुष की वैल्यू 64 है, तो 100% पुरुष की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6400 हो जाएगी। उसने कहा वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो जवाब क्या हो जाएगा? 6400 हो जाएगा। दूसरा तरीका। सेकंड तरीका क्या होगा? सारे के सारे पुरुष मान लो भाई, 8% पुरुष मान लो। 8 6 48 को 8 हासिल लगे 4, 9 8 72, 4 76। क्या अगर सारे के सारे पुरुष होते तो 768 जनसंख्या बढ़ रही होती? सारी की सारी महिलाएं मान लो, 6 पंजे 30 को 0 हासिल लगे 3, 9 पंजे 45, 3 48। लेकिन दोनों को मिला के कितनी जनसंख्या बढ़ी है? 672। यहां लगाइए एलिगेशन। 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 16 में से 7 गया 9 बचेगा, यहां 2 में से 0 गया 2, 7 में 17 में से 8 गया 9, 5 में से 192 आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 छिक्का 96। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 2 1 के रेशो में बांट दो। मेरे हिसाब से टोटल 3 है, उसने 96 दिए हैं, यानी एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 3200 आ जाएगी। अगर एक बराबर 3200 है तो 2 बराबर 6400, एक बराबर 3200। पुरुषों की संख्या 3200, महिलाओं की संख्या जो है, पुरुषों की संख्या 6400, महिलाओं की संख्या 3200 आ जाएगी। ठीक है, चलिए। ये सीजीएल 2023 में पूछा है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। बहुत बढ़िया। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि, बढ़कर जनसंख्या इतनी हो गई। तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एलिगेशन लगा दो। सारे के सारे पुरुष मान लो, 18,000 का 5% निकालेंगे, 18 पंजे 90, 900 आएगा। 18,000 का 7% निकालेंगे तो 1260 आएगा, 18 सत्ते 126। ओवरऑल जनसंख्या बढ़ी कितनी है? 19,200, यानी 1200 बढ़ गई है। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी 1200 में से 900 गया 300, और 1260 में से 1200 गया तो 60, यानी 1 5 आएगा। 1 5 5 1 है कहीं? 1 5 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। ये देखिए मेरे भाई, जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है
और हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि होती है तो भिन्न 5/14 हो जाती है। बड़ा आसान है। न्यूमरेटर को x मानिए, डिनोमिनेटर को y मानिए। 25% वृद्धि का मतलब है 1/4, यानी 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर 31 सही 1/4%, 31 चौक 124 और एक 125/4 है। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 5/16, 5/16 आएगा, है ना। 25 चौका 100 हो जाएगा ना। तो मेरे प्यारे दोस्त 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/16, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 16 से 5 बढ़ के 21 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे कह रहा है 5/14 हो जाएगी। ठीक है। 16 पंजे 80, ये डिवाइड में आ जाएगा। 21 चौक 84, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। कट गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर हम यहां से देखें 5 से काटेंगे 16 बार, 14 छिंग 84 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 अट्ठे 16, 3/8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो मूल भिन्न कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे मूल भिन्न 3/8। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बताइए। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी फेल हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। 20% लड़के, लड़के को मैंने बी मान लिया। 20% लड़के पास होते हैं और फेल होते हैं, और 15% लड़कियां फेल होती हैं, यानी ये 20% लड़के फेल हो रहे हैं, 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल होते हैं। परीक्षा पास करने वाले लड़के, तो 80% लड़के जो है वो परीक्षा में पास होते होंगे। परीक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या से, परीक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या से 15% अगर फेल हैं तो 85% लड़कियां जो है 85% लड़कियां जो हैं वो मेरे प्यारे दोस्त पास होंगी। लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, ये दे रखा। देखो उसने कहा है 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो जाती हैं। अगर 20% लड़के फेल हो रहे हैं तो 80% लड़के पास होंगे। 15% लड़कियां अगर फेल हो रही हैं तो 85% लड़कियां पास होंगी। पास होने वाली लड़कियों से पास होने वाले लड़के 70 ज्यादा हैं, यानी दोनों का डिफरेंस 70 दिया है। कुल 90 विद्यार्थी फेल होते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ के कुल 90 विद्यार्थी फेल होते हैं। अब एक को बराबर कर लो मेरे भाई, 4 की गुणा कर दो। जब 4 की गुणा करोगे इसमें से इसे घटाओगे तो ये तो कट जाएगा। 15 चौका 60, 60 में से 85 घटाओगे तो ये माइनस पहले से ही ये जुड़ जाएगा। 85, देखिए 4 की गुणा इस पूरे में करना है। 20 चौक 80 में से 80 गया, कट गया। 4 की गुणा यहां करेंगे 60, 60 में से माइनस करेंगे -85 तो जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 145% जी। 90 चौका 360, 360 में से 70 जाएगा 290। 145 दूनी 290 होगा। परसेंट हटाएंगे तो उधर 2 जीरो लगाएंगे मेरे भाई। तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 200। अगर गर्ल्स की संख्या 200 आ चुकी है तो 200 का 15% निकालिए मेरे भाई। आप कहेंगे 30, 30 इधर जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। 60 हो गया है। 20% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की गुणा कर दीजिए, पूरी 300 हो जाएगी। लड़के जो शामिल हुए हैं वो 300 हुए हैं, लड़कियां जो शामिल हुई हैं वो 200 हुई हैं, और टोटल मिला के शामिल पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा, 500। टोटल मिला के शामिल पूछा। केवल 2 इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को कराए हैं। अब परसों जो क्लास लेंगे वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की लेंगे। कल थोड़ा सा रिवीजन करिए। परसों क्लास जो लेंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन 35-40 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स दिखा, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रहेगा वो मॉक टेस्ट रहेगा मेरे भाई, है
है ना। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।